कर रहे थे हैदराबाद की, जहां पर माधवी लता एक्शन में नजर आईं और वहां पर वो एक बूथ पर पहुंची थीं और वहां पर मुस्लिम महिलाओं के मतदाता पहचान पत्र जो होते हैं वो देख रही थीं। और इतना ही नहीं, वो नकाब उतार कर वो आईडी देख रही थीं कि क्या वो सही महिला हैं या नहीं है। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर माधवी लता को ये अथॉरिटी किसने दी कि वो किसी भी बूथ पर जाएं और वहां पर इस तरह से चेकिंग करें। हालांकि ये हर बूथ पर जाना उनका अधिकार है, लेकिन मतदाताओं से मतदाता पहचान पत्र मांगना, उनके चेहरे देखना और उससे मैच करना मतदाता पहचान पत्र से, ये उनका काम नहीं है। पहले भी इस तरह की हरकतें उनकी सामने आती रही हैं। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी के आलोक मेहता जी बने हुए हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, एके मिश्रा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोहम्मद अफसर हैदराबाद से लाइव हैं। और कोलकाता भी हम जाएंगे, कोलकाता की खबर लेंगे, रैनिक दत्ता मेरे साथ होंगे। आलोक जी, ये कोई नई पहली घटना नहीं है माधवी लता के साथ। ये माधवी लता इस तरह की हरकतें वहां पर कर रही हैं सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, नेता बनने के लिए, बीजेपी में जगह अपनी बड़ी करने के लिए। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इस तरह की जितनी नेताएं आई हैं, चाहे उमा भारती रही, चाहे साध्वी प्रज्ञा रही, इस बार उनको टिकट नहीं मिला है, उमा भारती भी आना चाहती थी, नहीं आई। तो ये सही है कि जो ऐसे धार्मिक जिसको कह सकते हैं पृष्ठभूमि या थोड़ा जिनको हिंदुत्व के नाम पर जिनको ज्यादा वोट के लिए भी कहिए या समाज में सेवा करने का कहें, ये इस तरह के जब लोग आते हैं तो उसका एक असर थोड़ा ऐसा दिखाई देता है जिससे लगता है कि वो केवल एक समाज के लिए ज्यादा चिंता करने के लिए सक्रिय हुई। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक इस घटना की बात है, बहुत अपनी देर से आपने चर्चा भी की और संवाददाता अपने बोल रहे थे, कोई कानूनी विशेषज्ञ यदि होगा तो और भी ज्यादा बताएगा। लेकिन देखिए, आमतौर पर जो हमारा अनुभव है कि हर पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां बैठा होता है जो पुष्टि करता है। यदि आप और हम भी वोट देने जाते हैं तो कई बार यदि उसको लगता है कि नहीं, ये तो नाम इनका है, अब तो काफी कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होता है, पहले कम होता था, लिस्ट में भी नाम कई जगह से जो शिकायत आई है इससे पहले के बुलेटिन पे हम इंग्लिश में चला रहे थे इस इंडेक्स में कि एक इलाके में कहीं जो है 80,000 वोटर का नाम ही गायब है। वो शायद बंगाल का था या जी। महाराष्ट्र का, मतलब इस तरह की जो स्थितियां हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी उनकी तो है जो वहां होता है। अच्छा, बुरके वाली बात ये सही है कि कुछ पहले के चुनाव में शायद कर्नाटक में या कहीं ऐसा हुआ है कि, या कुछ ऐसे प्रदेशों में जहां बुरके में पहन के कोई पुरुष चले गए, इसलिए वो एक आधार वो ले सकती है। ठीक है, तो आप शिकायत कीजिए। अगर आपको कोई शक है तो हाँ, आप वहां पर बैठे जो बीएलओ हैं या वहां पर जो अथॉरिटी है, आप उनसे शिकायत कर सकती हैं। हाँ, वो खुद ही वो करे, इसका ये अधिकार है। इसके लिए चुनाव आयोग को लेना चाहिए और शिकायत निश्चित रूप से की गई होगी जो वहां पर, क्योंकि दोनों पार्टियां वहां बड़ी प्रमुख है, दूसरी भी, और ओवैसी साहब की पार्टी तो मैंने वहां सबसे ज्यादा डोमिनेट ही करती है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के पास ऐसी शिकायत पहुंचेगी तो उसका एक असर होगा। मैंने कुछ जगह पहले होता था जहां अपराधी तत्व होते थे, आपने देखा एक चुनाव क्षेत्र में बाकायदा उसको पिटाई हो रही थी पूरी तरह से, तो मैंने विधायक ही पीटने के चले गए। तो ऐसी स्थिति में मेरा ख्याल है कि ऐसे कई घटनाएं जब होती है, लेकिन हाँ, हिंसा नहीं हो रही है। आप देखिए, देश में कोई बड़ी हिंसा की खबर बंगाल से लेके देश के जम्मू कश्मीर तक कोई बड़ी हिंसा की घटनाएं जो पहले होती थी वो नहीं हो रही। हमारे लिए घटना मिल गई इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो नियमानुसार उस पर लेकिन होना मानसिक चाहिए हिंसा हो कार्रवाई। रही है आलोक जी, मानसिक हिंसा हो रही है। अरविंद जी से रिएक्शन चाहूंगा। ये मानसिक हिंसा से कम नहीं है, ये राजनीतिक पागलपन है। अरविंद जी। ये ये बूथ पे अगर कोई गलत मतदाता आता है, गलत मतदान की कोशिश करता है, तो उसको चुनौती देने का अधिकार पार्टी के जो वहाँ बूथ लेवल एजेंट हैं उनके लिए होता है। वो एक सिक्योरिटी मनी उनको जमा करानी होती है और वो पैसा दे के फिर वो चैलेंज करते हैं वजह, और फिर ऐसे वोट के बारे में फैसला वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो देते हैं। ये प्रोसेस तो है, इस प्रोसेस में कोई, लेकिन ये कैंडिडेट को हो जाए और वो खास तबके के लोगों को, खास समूह के लोगों को टारगेट करें और इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करें जैसे उनको पता कि, ये तो मेरे ख्याल से कहीं पॉसिबल नहीं है और इस पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अच्छा, और ये तो मैं मानता हूँ कि माधवी लता का मामला नहीं है कि इसमें तो हमारे चैनल भी सामने कि वो शुरू हो जाते हैं कि ये देखिए ये कुर्ते वालों की, ये टोपी वालों की,
जी। ये तो हम चुनाव कवर कर रहे हैं, हमारे पत्रकारों में भी ये बिरादरी पूरी है। जो सुबह से कतार लग गई, शाम को भीड़ लग गई, और एक कम्युनिटी की पहचान दाढ़ी टोपी और गुस्से से होती है, इसमें कोई हत्या नहीं है, पगड़ी से होती है। लेकिन आप उसको पॉइंट करें किसी भी तरह से ये मार्क करने के लिए कि वो एक कम्युनिटी की होती है। ठीक है, हिमांशु जी से एक रिएक्शन जरा ले लूं इस पर। हिमांशु जी, क्या मानते हैं आप, इस तरह की हरकतों को जायज ठहराना या इस तरह की जो भी कोशिशें हो रही हैं उससे क्या असर पड़ेगा मतदान पर? अच्छा, और कहीं पर हुआ क्या? कोशिशें नहीं, एक जगह पे कोशिश हुई है कि हमें भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने पे। हमें भी बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना पड़ेगा कि ये घटना हुई है, निंदनीय है, सही बात है, कोई 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 दो राय नहीं उसमें। एक उम्मीदवार को ये नहीं करना चाहिए, मगर हमें ये भी लोगों को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ही काफी बुर्के वाली महिलाओं को वापस किया गया था पहले चरण में, वजह दूसरे नाम से वोट देने आ गए थे। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 5,41,000 बोगस वोटर्स के नाम पहले से बताए गए थे, चुनाव आयोग को रद्द करने पड़े, ये भी बताना पड़ेगा। और जैसे आलोक जी ने बताया, बुरखे के अंदर पुरुष आए, ऐसी घटनाएं नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इंडिया की घटना को, अबुल जी बराबर समझिए, ये घटना निंदनीय है। एक उम्मीदवार को यह शोभा नहीं देता कि वो जाके हर एक मतदार का बुर्का उतारे और समुदाय विशेष के साथ में कुछ ऐसा हो। मगर ये वही बात आ जाती है कि जब आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन आता है। और ये जो घटना है ना अबुल जी, ये घटना निंदनीय है। और मैं यहाँ पर एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर समुदाय की बात ही नहीं कर रहा। वो मुस्लिम महिला हो या हमारी हिंदू बहनें जो घूंघट में रहती हैं, कोई आए उनका घूंघट उठा के देखे और फिर चेक करे। देखिए, मुझे इतना बोलना क्यों पड़ रहा है? मुझे इतना बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप टेप रिवाइंड करके देख लीजिए, समुदाय विशेष की बात ही नहीं है यहाँ पर। ये एक उम्मीदवार के द्वारा किया गया अनुचित आचरण है जो कायदे के अंदर नहीं आता शायद। ठीक है, एक मिश्रा जी, मेरी जानकारी है आपका कायदे के अंदर नहीं आता और इनको जो भी भुगतना है भुगतना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन कैन टेक कॉग्निजेंस टू दिस एंड डू द नीड। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात। मिश्रा जी, देखिए, मैं कानून का ज्ञाता तो नहीं हूँ, हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो, तो पहले ही मैं क्षमा मांगता हूँ। फंडामेंटल राइट की बातें बहुत होती हैं, आंदोलन होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी संविधान में दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज या कर्तव्य ये होते हैं कि अगर आपको किसी एक साधारण नागरिक को भी कहीं गलत होता हुआ मिले, शक हो, तो वो तुरंत उसको रोके। अगर वो उसको रोक नहीं पाता है तो एजेंसीज को, सरकार को सूचना दे। और ये तो लोकतंत्र का महापर्व है यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि माधवी लता उस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय नेता है। अगर उन्होंने बुर्का उठाया तो मेरे ख्याल से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो अपनी बहनों से बात करने के लिए फेशियल एक्सप्रेशंस ताकि अच्छे से हो। गंगा जमुनी तहजीब है, अगर माधवी लता गंगा है तो जमुना से अगर मिलन हो रहा है तो मिलने दीजिए भाई ना, दोनों महिलाएं हैं ना। मस्जिद की तरफ तीर चलाना, मस्जिद की तरफ तीर चलाना भी गंगा जमुनी तहजीब में आता है। बिल्कुल, ये तो संगम है। तीर मतलब सनातन, मस्जिद मतलब मुस्लिम। और आपको याद होगा रामायण में जब हनुमान जी लंका नहीं पहुंच रहे थे तो भरत ने बोला मेरे तीर पे बैठो, मैं तुम्हें समय से पहले पहुंचा देता हूं। तीर चलाने का मतलब मारने के लिए थोड़ी होता है कि हम ध्वस्त कर देंगे। तीर के रूप में एक संदेश भी दिया जाता है प्रेम का। अगर मस्जिद में तीर चलाया गया, मस्जिद में फूल माला चढ़ाए गए या कुछ ऐसी प्रक्रिया की गई तो ये गंगा जमुनी तहजीब है। गलत नैरेटिव पत्रकार लोग जो बैठे हैं न बनाए। मैं बोलता हूं माधवी लता ने अगर किसी मुस्लिम महिला को बोला, ये आपने नई बात बताई ना हमारे लिए। चलिए, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं हम, आप जो दे रहे हैं ज्ञान हम, ठीक है, सुन रहे हैं।
हाँ तो सुनाइए। बताइए, नहीं संविधान के हिसाब से भी ये अलाउड। आप मुझे बता दीजिए, बड़े से बड़े वकील को बैठा लीजिए, अगर कहीं गलत हो रहा है तो हर आदमी को ये पहला फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो इमीडिएट रोके। दुनिया भर में जितने बम ब्लास्ट हुए हैं वो बुरके के रूप में हुए हैं। ये हमें भी, अगर मुझे पता चले कि बुरके में कोई महिला पेट में बम बांध के जा रही है तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप बताइए, आपको क्या करना चाहिए? कौन कौन सा बम ब्लास्ट हुआ, जरा गिनवाइए आप मुझे। बुरके में कौन सा बम ब्लास्ट हुआ बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने बड़े पत्रकार हो के, नहीं इतने नहीं, बड़े मैं बड़ा चैनल छोटा के- छोड़िए ना, आप बताइए कौन सा हाँ नहीं, कौन मैं सा बता बम रहा हूँ ब्लास्ट। ना, हाँ बताइए। पाकिस्तान में क्वेटा या कौन से अरे शहर में पाकिस्तान का बलूचिस्तान- छोड़िए, आप अरे हिंदुस्तान सुन का लीजिए। बताइए ना, हम हिंदुस्तान की बात कर अरे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम आप की मैं हिंदुस्तान की बात कर बताइए रहा सर, हूँ। आप मैं हिंदुस्तान की वसुधैव बताइए। कुटुंबकम की मैं बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, हमारे लिए पूरी आप दुनिया- मैं अपने चाहता बयान हूँ से भाग रहे पाकिस्तान में भी हैं, शांति। आप अपने बयान नहीं, से मैं भाग अपने रहे बयान हैं। से भाग नहीं रहा हूँ। मैं एक संभावित देखिए, आप मुझे वायरस पैदा- एक आप वायरस मुझे पैदा एक हुआ घटना चीन में, अलग बताइए, इंडिया में आप क्यों मुझे हुआ? एक घटना कोरोना पैदा बताइए, हुआ चीन में। आप मुझे एक घटना बताइए कि बम ब्लास्ट बुरके में किसी महिला ने किया हो या किसी पुरुष ने बुरका पहन बहुत के सारी किया। ऐसी थी, बहुत सारी सर, मुझे एक बता दीजिए। असंवैधा अभी ये हमारे जो भट्ट साहब ने बताया ना कि बोगस वोटिंग हो रही थी, तो बोगस वोटिंग होना बुरके में ये सबसे बड़ा बम ब्लास्ट है। ये लोकतंत्र को उड़ाने का बम ब्लास्ट है अगर बुरके में अरे बोगस आप मिश्रा जी, वोटिंग हो रही है। शाहीन बाग में बीजेपी की नेता बुर्का पहन के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पकड़ी गई और वो वीडियो देश भर में सर्कुलेट हुआ। तो बुरके का इस्तेमाल कौन करता है ये तो नहीं, मैं यही सब तो बोल जानते रहा हैं। हूँ कि बुरके का इस्तेमाल बड़ा खतरनाक है, चाहे बीजेपी की हो, अरे चाहे तो उस समाजवादी महिला का पार्टी, क्या- चाहे क्या कांग्रेस मिला? की हो। क्या चीज? मैं सुन नहीं पाया, बताइए आपका क्या सवाल था? अरविंद जी कुछ मेरे पूछ रहे थे कहने- आप? हाँ पूछिए, उस आपने महिला क्या? का क्या हुआ? उस महिला का अभी भी तो नहीं, पार्टी में देखिए, उम्मीदवार बनी हुई है। दो चरण है, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं जो लोग 10 लाख लोगों की भीड़ 2 साल तक बैठा सकते हैं शाहीन बाग में, अच्छा PFI आप ये वगैरह, बताइए, जो लोग उनके नहीं थे पास वो इतनी ताकत देशवासी नहीं है कि थे, एक जो महिला लोग को नहीं थे अरेस्ट करा देशवासी थे, सकें। हाँ? जो लोग नहीं देशवासी थे वो। नहीं, देशवासी ही थे। मैं कहाँ अरे बोल रहा हूँ बाहर कि से भी बुरके आए वाली थे अबुल देशवासी जी, नहीं प्लीज थे। हम लोग नहीं वो एलियन नहीं बुरके थे ना, वो वाली किसी भी मंगल अपनी ग्रह से नहीं आए थे। देशवासी हैं और राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों ने ही एक्सेप्ट किया कि बुरके के अंदर बड़े खतरनाक चीजें होती हैं। देश को साजिशों से बचाना आपका भी कर्तव्य है। मैं तो इलेक्शन कमीशन को बोलता हूं कि अगली बार से वो भाई, बिना फेस देखे एक कानून एंट्री ना और ले दे। आइए, फिर सरकार से कहिए एक कानून नहीं, बुरके के बिल्कुल खिलाफ आना भी ले चाहिए। आए। नहीं आया, देखिए जब तक कानून नहीं आया है तब तक नागरिकों का कर्तव्य है कि भाई, कारगिल वार जो हुई थी, पहली सूचना एक चरवाहे ने दी थी। वो मिलिट्री या इंटेलिजेंस का तो आदमी नहीं था, लेकिन उसने मिलिट्री वालों को सूचना दी कि पाकिस्तानी सैनिक आ गए हैं। तो ये भी गलत है जी। अच्छा अब उसको दो क्या बातें अधिकार है? निकलती हैं। पहली तो ये, मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी का बड़ा पुराना तजर्बा रहा है, खासतौर से चुनाव के दौरान का, पत्रकारिता का, और हमने भी बहुत कुछ सीखा है आलोक जी से। आलोक जी, ये जो बात मिश्रा जी ने अभी कही कि तीर का मतलब सिर्फ किसी को मारना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से जोड़ दिया कि प्रेम का संकेत भी है, आशीर्वाद आशीर्वाद दिया जा रहा था, मतलब मस्जिद को आशीर्वाद दिया जा रहा था उस इशारे से। आप क्या मानते हैं? मैंने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब उनका दृष्टिकोण है जैसे आपने, इसीलिए अरे तो अच्छी दृष्टि रखिए ना सर, आलोक सर। हाँ नहीं, तो इसीलिए मोहब्बत की दृष्टि रखिए। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आप तो हम आपको प्रेम की वर्षा कर रहे हैं और आप दो संप्रदाय में लड़ा रहे हैं। किसी मस्जिद की तरफ तीर। नहीं, अगली बार बम की हम वर्षा यही कह रहे करेंगे प्रेम में। हम ये नहीं कह रहे, हम भी यही कह रहे हैं कि जैसे आपका विचार हो सकता है, मैं इसीलिए अब नहीं, मेरा नहीं, सबका आइडियल रूप में सबका विचार यही होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आप किसी चीज को शक करते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। नहीं, अगर मान चाहिए लीजिए कोई नहीं। सनातनी तिलक नहीं, लगा के मस्जिद उनका में चला विचार, जाए, मिश्रा जी, ये तो मिश्रा जी क्या को क्या सुन बोल आपत्ति लीजिए। सकते हैं ना, ये तो कोई भी प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मेरा जो विचार है वही आपको विचार है, ऐसा जरूरी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से जो सही हम है, लोग जो परिवार- मोहब्बत का पैगाम नहीं, है, नहीं, पहले वो विचार हम वो होना परिवार- चाहिए। हमारे आपके नहीं, हमारे परिवार में भी जो बेटे बच्चे होते हैं, बड़े भाई होते हैं, अरविंद जी हम लोग कितने साथी पुराने हैं, लेकिन क्या हम असहमत नहीं हो सकते उनसे? वो मुझसे असहमत होते हैं, हम रोज इस पर बात करते हैं। तो आप नहीं ये नहीं, ऐसी देखिए कि हमारा मुद्दा सर चुनाव है। नहीं आलोक अरे सर, मिश्रा आप जी, बहुत अभी बड़े चुनाव पर बात उम्र में करिए। बड़े हैं, ऐसी असहमति मत रखिए कि बवाल हो जाए। बवाल होने वाला असहमति और अब जो है इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। सरकार किसकी है? नहीं, सरकार किसकी है?
सरकार बीजेपी की नहीं है, मशीनरी चुनाव आयोग का ऊपर से नहीं भेजा जाता। चुनाव आयोग में वहीं का कर्मचारी जो है वो बैठा है बूथ पर, उसको कार्रवाई। मैं तो ये बार बार कह रहा हूं आपसे कि वो हो या कोई हिंदू भी चला जाए, कोई मशाल लेके कोई चला जाए, कोई तलवार लेके चला जाए, तो ये चुनाव आयोग के नाम पर जो लोग हैं, अधिकारी डिसमिस हो जाता है तुरंत। यदि वो कोई गलत काम कुछ हो रहा है और यदि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। यदि बीजेपी शासित होता, यदि उत्तर प्रदेश होता है, गुजरात होता, मध्य प्रदेश होता, तो मैं कहता देखिए पूर्वाग्रह है, मैं आपके साथ इस पर कह सकता हूं, आज भी कहूंगा, क्योंकि जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है, वो उसका अधिकार चुनाव आयोग केवल देखरेख करता है। ठीक है, चुनाव आयोग में कर्मचारी नहीं है, सीबीआई में कर्मचारी। अरे सर, स्थानीय प्रशासन में क्या रेशियो है आप मुझे बताइए ना। 1 लाख की जनसंख्या पे कितनी पुलिस है? भारत में नागरिकों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, प्रेम का संदेश देना पड़ेगा। तीर और कमान की पूजा होती है, वो कोई बम नहीं है, वो आशीर्वाद है। प्रेम मोहब्बत का संदेश तीर से उन्होंने दिया मस्जिद में डाल करके। इसको मिस इंटरप्रिटेशन क्या मतलब था इस संदेश का? भड़काना चाहते हैं आप बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या संदेश था? अच्छा, प्रेम से क्या मुराद है आपकी? अरे गंगा जमुनी तहजीब संदेश ये था। तो सर मुझे थोड़ा एलैबोरेट कीजिए ना, व्याख्या कीजिए। नहीं, मैं कर रहा हूँ। माधवी लता जहां खड़ी थी वहां से मस्जिद कुछ दूर था। अच्छा। अगर वो जाती तो इन जैसे पत्रकार बोलते देखो जी मस्जिद को तोड़ने के लिए घुस गई। अगर दूरी ज्यादा है तो संदेश ऐसे ही दिया जाता है, कुछ चीजें छोड़ करके दिया जाता है। अच्छा, मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने एक बात और बताई कि वहां पर जो तीसरे बच्चे की डिलीवरी थी उस पर भी उनका एक बयान आया कि तीसरे बच्चे की हम फ्री डिलीवरी नहीं होने देंगे। वो मुस्लिम महिलाएं थी, तो ये भी कोई गंगा जमुनी तहजीब थी? नहीं, बिल्कुल ये सैद्धांतिक चीज है। देखिए, इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा जॉय, हाँ कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अरे मैं देश के हित में, आप 10 बच्चे पैदा करो सर, मैं तो बोलता हूँ 100 बच्चे पैदा करो। देश का हर निवासी देश हित जानता है सर, एंजॉय करना है ना, तो यू हैव टू बियर। देशवासी जानते हैं देश हित क्या है। तो अभी चुनाव चल रहा है, वो पता लग जाएगा 4 जून तक। देशवासी नहीं, वो 4 जून तक कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं। लॉजिक हो तो बताइए। आपने बहुत सही बात कही। लंबी आर्ग्यूमेंट को हद से ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास होते हैं लिमिटेड समय, विषय काफी ज्यादा होते हैं और एक विषय के अंदर हम लोग खाली 20 मिनट दे चुके हैं। इन सब का निवेदन 4 जून को आ जाएगा। पूरा देश में चुनाव हो रहा है, हैदराबाद। नहीं, मुद्दा तो यही है ना। ठीक है, एक मिनट छोड़ा गया। हिमांशु जी को बोलने दीजिए। मिश्रा जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है भैया, ऐसे विषय जो आते हैं कि जो चुनाव कमीशन को देखना है, चुनाव कमीशन के सामने फरियाद कर दो, बात खत्म हो गई। इसकी बात हम लोग मीडिया में कर दी, इस लोगों के सामने उजागर, उसके तथ्य उजागर कर दिए। हमारा काम तथ्यों को उजागर करना है। एक तरह से हम पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकार का पहला दायित्व जो चीजें हो रही है उसको उजागर करना है, उसके प्रति उंगली निर्देश करना नहीं होता भैया। इसीलिए आप मैं बोल रहा पत्रकार, आप भट्ट सर, आप पत्रकार से पहले भारतीय नागरिक हैं, जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं, पत्रकार बाद में हुए हैं। पत्रकार आप पैदा होने के 25 साल के बाद हुए हैं और पैदा होते ही आप पहले भारतीय नागरिक बने हैं। ठीक है, वो आपकी बात धरती पे जब आपने जन्म लिया तो आप भारतीय नागरिक बने हैं सबसे पहले। पत्रकार आप 30 साल के बाद बने हैं। वो आपसे अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे अलग बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं भी उनसे अलग बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है अरविंद जी, ये जो घटनाएं होती हैं, चलिए ये तो एक घटना हो गई। हमने ये भी सुना है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो फर्जी तौर पर प्लान की जाती हैं, फर्जी तौर पर झगड़े करवाए जाते हैं। जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर बाहर झगड़े करवा दिए जाते हैं और झगड़े वो फर्जी होते हैं, दिखावटी होते हैं, नूरा कुश्ती होती है। और वो इसलिए होती है कि वहां पर जो खड़ी महिलाएं हैं वो डर के भाग जाएं, वो अपना वोट ना दें। इस तरह की हरकतें भी सामने आई हैं, आती रहती हैं। पहले तो बाकायदा बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसके बाद इस तरह की भी घटनाओं की एक कहानी है कि इस तरह की वहाँ पर नूरा कुश्ती करो जिससे कि मतदाता डर कर भाग जाएं और वहाँ पर कम वोटिंग हो। मतलब अपने अपने हिसाब से ये आरोप लगते रहे। ऑर्गेनाइज ग्रुप जब भी इस तरह से वोटिंग करते हैं, कराते हैं, तो ये चीजें होंगी। अपराध होना या अपराधियों का होना उसका एक्सट्रीम है, लेकिन जैसे बहुत संगठित पार्टी हम लोग मानते हैं लेफ्ट,
बंगाल में लेफ्ट का था। तो ये बहुत कॉमन था वहाँ कि 25-50 लोग होंगे, वही लाइन में बारी बारी से आके वोट दे देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी हम सब जानते हैं कि खास बिरादरी के लोगों को जी उनके लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जाता। वो हुक्का गुड़ाते 4 जने बैठे रहेंगे उनके दरवाजे के सामने और किसी को मजाल नहीं है कि निकल के जाएगा। लेकिन वो सब दौर बीत गया, तो अब ये नया खेल शुरू हुआ है जिसमें जो आप कह रहे हैं वो भी उस तरह के झगड़े भी हुए हैं कि जिससे मतदाता भाग जाए डर के, या उनको आने न दिया जाए, बताया जाए कि वहां थप्पड़ हो, आप उधर मत जाइए। और दूसरा फिर ये कि जो माधवी लता कर रही हैं, ठीक है, एक अपडेट भी दे दें जरा अरविंद जी, एक अपडेट भी दे दूं कि माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पूरे मामले पर जिस तरह से वो चेकिंग कर रही थी, संज्ञान लिया गया है और माधवी लता पर एफआईआर हो गई है इस मामले में। जिस तरह से वो ये चेकिंग, ये तस्वीरें आप जरा देखिए, माधवी लता हैं, वो ये इंश्योर कर रही हैं कि जो बुर्के में महिला है ये वही महिला है जिसका ये पहचान पत्र है या कोई और है। तो इस तरह की चेकिंग को लेकर शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई है माधवी लता पर। ये जगह है भाई, तो माधवी लता पर कदम है जी, ये होना चाहिए था, हो गया समय से, तो अच्छी बात। अब देखिए आगे क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पहले भी सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो देरी से जो वोटिंग परसेंटेज देने की बात हो कि 11 दिन बाद दिया गया, फौरन ही आ जाती है, अगले दिन आ जाती है, शाम तक आ जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद उसको डिस्क्लोज किया कि कितनी % वोटिंग हुई। उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे कि 6 या 7% वोटिंग ज़्यादा दिखाई जा रही है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो चुनाव आयोग की इज्जत भी दांव पर है इस वक्त इन चुनाव में। 7 चरणों में सबसे लंबा चुनाव है आलोक जी। देखिए अबुल जी, आपने नियम पढ़िए, आप देखिए इसमें जो कानून बहता है, ऐसा होता तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ही उसको रोक देता। इसमें नहीं, एक इसके अंदर एक प्रावधान है 17C या जो भी आपको आपका कानून वाला बता देगा, आपको हमारे आशीष सिन्हा आपको बता देंगे जी। उसके अंदर ये कि जब उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के बाद ही उसके पूरी मतगणना का अनाउंसमेंट होता है कि इतना वोट पड़ा। इसलिए जो जैसे अलग अलग कितनी जगह 200 जगह सेंटर है, वहां से कोई कागज पर साइन कर रहा है, उस इलाके का उसको भेजा गया, फिर उसका वेरिफिकेशन हुआ। जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब मैं उसमें कोई काम मैंने नहीं किया है, लेकिन जब ये विवाद आया था तो जब मैंने कानून वालों से पूछा, और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे को हम लोग उछाल करके, ये वही काम है जो राहुल गांधी कहते हैं सब ये मशीन ही बेकार है, लालू यादव कहते हैं मशीन को फेंक दो जबकि हम लूट सकें, कोई दूसरा डाकू कहता है कि मैं लूटूं, आतंकवादी कहता है मैं बन जाऊं। आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि अरविंद केजरीवाल के घर पर महिला आयोग के अध्यक्ष रही राज्यसभा की सांसद की पिटाई हो गई, पुलिस में रिपोर्ट है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि साहब देखिए वो वोटिंग में कब देरी हो गई और क्या महिला का पर्दा उठा लिया। कितनी भयानक बात है, एक आदमी जेल से छूट के आया, वो अपनी सांसद को पिटवा रहा है। इससे बड़ी खबर मैं नहीं मानता कि कुछ है। और सांसद का फोन कॉल पुलिस को गया है, आपको हमको नहीं आया है। अजीब बात है, देश में मतलब केवल अपोजिशन का एजेंडा ले ले या सत्ता का ले ले, सत्ता गलत करती है, इसीलिए तो आप और हम बैठे हैं। कहीं भी जो जाति होती है, ईवीएम पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ईवीएम पर तो सवाल लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उठाए, सभी राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक में क्यों नहीं उठाया, है ना? कर्नाटक में तो नहीं, पहले उठाते नहीं। जब कांग्रेस जीतती थी, जब कांग्रेस जीतती थी तो बीजेपी के नेताओं ने उठाया। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था तो वही करने लगे हम। हाँ, फांसी चढ़ा दीजिए, ये कहने लगे क्या? हम बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी गलत कहेंगे तो हम बोलने का अधिकार है। उसी तरह से अंग्रेजों के समय में ये हुआ था, 50 साल पहले अडवाणी जी ने शिकायत की थी। अरे भाई, उसके बाद दुनिया बदल गई, मशीन है, इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतने कांग्रेसी अधिकारी आज भी हैं, इतने आम आदमी पार्टी के हैं, इतने लालू यादव के भी लोग यादव बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब जीतो तो सही है, जब हारो तो कहो चुनाव आयोग गड़बड़ है। मतलब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं, क्या चुनाव आयोग पर जो बयान आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि एक प्रेशर बना रहे चुनाव आयोग पर? देखिए, जवाब तो आप ही ने दे दिया, प्रेशर बना रहे। प्रेशर कौन बनाता है, क्यों बनाता है? भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से ईवीएम के मामले में क्लीन चिट चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग की एक मर्यादा है और यह बड़ी स्पष्ट मर्यादा है कि चुनाव आयोग के पास पूरे देश में ऐसे 7 चरणों में चुनाव करवाने के लिए अपने खुद के आदमी नहीं है।
चुनाव आयोग को वो राज्य सरकारों के ऊपर, राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? हाँ हाँ, उनके अपने कोई कर्मचारी नहीं होते। चुनाव आयोग को कर्नाटक सरकार के ऊपर, गुजरात में चुनाव के लिए गुजरात सरकार के कर्मचारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। स्थानिक स्वराज की संस्था के सभी अधिकारी वहां काम पे जुटे हुए होते हैं। वो क्या चुनाव आयोग के लोग हैं? वो तो जो पार्टी वहां होती है उसके ही लोग होते हैं। और सारी पार्टी के लोग बैठे होते हैं वहां। पर समझने की कोशिश तो करनी नहीं है जी, समझाने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने इसीलिए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि आडवाणी जी का एक पत्र भी गया था चुनाव आयोग, उन्होंने पत्र सौंपा था, उन्होंने सवाल उठाए थे। ठीक है, ये सब अपने अपने हिसाब। आडवाणी और इसकी बात नहीं है, आडवाणी जी के और कांग्रेस साल पहले जो हुआ, ये बात है अपने राजकीय नेताओं की। ठीक है, 20 साल पहले जो हुआ बदलेगा ना, समझना चाहिए।